हेलो दोस्तों, आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जो है जो डेली मेरे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, यह पूरी तरह बिहार की परीक्षाओं के लिए केंद्रित है। यह इसमें हम लोग बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल खबर को मैं शामिल करता हूं। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों, आपको डेली का आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। 6 अखबारों का निचोड़ मैं इसमें शामिल करता हूं, जिसके कारण आपका एक भी करंट अफेयर्स न छूटे, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर हो। तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत मेहनत से, बहुत अथक प्रयास करके मैं इस वीडियो को लाता हूं। तो जरूर आप सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, कि जिससे मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बैसाखी के सहारे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ने वाले भारत और बिहार के पहले दिव्यांग पुरुष कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये उदय कुमार हैं। सारण के लाल उदय कुमार ने कर दिखाया है। सारण के लाल ने बैसाखी के सहारे किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। किलिमंजारो अफ्रीका देश की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर चढ़कर तिरंगा फहराकर सारण के बनियापुर के रहने वाले उदय कुमार ने इतिहास रच दिया है। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान के तहत एक दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के उहुरू शिखर पर सबसे बड़ा भारतीय तिरंगा फहराया है। ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिव्यांग पर्वतारोही ने बैसाखी के सहारे शिखर पर चढ़ने में सफलता पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उदय कुमार एक दिव्यांग पर्वतारोही है और उनका रेल दुर्घटना में एक पैर कट गया था। केतुक मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में भारत की एक पर्वतारोही टीम ने तंजानिया के सर्वश्रेष्ठ चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 7800 स्क्वायर फीट का तिरंगा झंडा लहराया है। एक पैर से दिव्यांग उदय कुमार ने बैसाखी के सहारे 19,341 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। उन्होंने वहां पर भारतीय तिरंगा लहराया है। बैसाखी के सहारे इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले वो पहले पुरुष हैं। टीम ने तंजानिया में थल, जल और वायु तीनों जगह तिरंगा लहराया है। उनका लक्ष्य अगला माउंट एवरेस्ट है। गौरतलब है कि उदय कुमार सारण जिले के बनियापुर प्रखंड स्थित बारोपुर गांव के निवासी हैं। बिहार अग्निशमन सेवा ने भारत की सेना में उपयोग होने वाले रोबोट अपने बेड़े में शामिल किया है। देखिए दोस्तों, बिहार अग्नि सेवा ने अपने आप को टेक्निकली एडवांस बनाने के लिए भारतीय नौसेना में इस्तेमाल होने वाला रोबोट अपने बेड़े में शामिल किया है। इसमें 2 रोबोट हैं, एक फायर फाइटिंग रोबोट और वाटर मिस्ट ट्रॉली का उपयोग किया जाएगा। तो बिहार अग्निशमन सेवा ने बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए जो है टेक्निकल एडवांसमेंट के रूप में भारतीय नौसेना का रोबोट बिहार अग्निशमन सेवा में शामिल किया है। बिहार के किस रेल कारखाना में मेट्रो रेल कोच का निर्माण व मेंटेनेंस कराया जाएगा? तो दोस्तों, जमालपुर रेल कारखाना में। आप दोस्तों जानते हैं कि पटना मेट्रो की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है। 2025 के अंत तक बिहार में पटना मेट्रो लॉन्च हो जाएगा। पटना मेट्रो जो है, आपको बहुत ज्यादा इससे सुविधाएं पटना में बढ़ जाएगी। जमालपुर रेल इंजन कारखाना में अब मेट्रो रेल कोच का निर्माण व मेंटेनेंस का कार्य भी करवाया जाएगा, ताकि बिहार में शुरू होने वाली मेट्रो रेल को मेंटेनेंस के लिए बिहार से बाहर न जाना पड़े। विदित हो कि पिछले 6 अगस्त को मेट्रो रेल के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने जमालपुर पहुंच रेल इंजन कारखाना का निरीक्षण भी किया था। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती जया वर्मा सिन्हा हैं। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में आयोजित योगासन स्पोर्ट्स विमेंस लीग 2024 में बिहार किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, चौथे स्थान पर रहा है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 3 दिवसीय ईस्ट जोन महिला योग लीग का समापन हुआ। बिहार 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर लीग में ओवरऑल चौथे स्थान पर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की टीम ने ओवरऑल चैंपियन बनी। असम की टीम दूसरे और झारखंड की टीम तीसरे स्थान पर रही। लीग में पश्चिम बंगाल की 54, बिहार की 92, उड़ीसा की 4, त्रिपुरा की 10, अरुणाचल प्रदेश की 4, मेघालय की 3, झारखंड की 44 और असम की 26 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि साहनी, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया मौजूद रहे। बिहार के खिलाड़ियों ने 3 सिल्वर पदक सहित 2 पदक जीते हैं। बिहार के दोस्तों 3 सिल्वर पदक सहित 5 पदक जीते हैं। ठीक है।
3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक। महिला रोड साइकिलिंग लीग के सीनियर वर्ग में बिहार की किस कैडेट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों बेबी ने। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ मरीन ड्राइव पर शनिवार से 2 दिवसीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार में मंत्री है, द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहायक सचिव साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विजय नारायण सिंह उपस्थित थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन व पटना जिला प्रशासन के प्रशासनिक सहयोग से आयोजित की गई अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग के सीनियर वर्ग में आईटीटी 20 किलोमीटर के उत्तर प्रदेश की अनीता मिश्रा ने प्रथम, झारखंड की लक्ष्मी किरण ने द्वितीय और बिहार की बेबी कुमारी तृतीय स्थान पर रही। वहीं जूनियर वर्ग 16 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश की अंकिता वर्मा ने प्रथम, असम रितिका बिश्नोई ने द्वितीय एवं झारखंड की सिधु लता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं सब जूनियर वर्ग 8 किलोमीटर में असम की देवी चाबुक लक प्रथम, टिंकल गोगोई द्वितीय एवं झारखंड की निकिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बन रहे चूनापुर हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया? तो पूर्णिया जिले में। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई क्षेत्र का एरियल सर्वे किया तथा हवाई अड्डा से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डा के फंक्शनल हो जाने से आसपास के 2-3 प्रमंडल के लोगों को काफी सुविधा होगी। हवाई सफर के लिए लोगों को बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा के विकास कार्यों में और अधिक तेजी लाकर इसे शीघ्र पूरा कराए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 19.20 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नव निर्मित मॉडल थाना भवन रुपौली, मॉडल थाना भवन चंपानगर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन तथा 25.93 करोड़ की लागत से पूर्णिया जिले में निर्मित होने वाले 4 थाना भवनों का शिलान्यास भी किया है। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना, जिसे शॉर्ट में यूपीएस, को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में काम करेगी। यूपीएस की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक सुनिश्चित पेंशन है। जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी कर ली है, वे स्वयं सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के हकदार होंगे। यह प्रावधान सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक स्थिर और पर्याप्त आय सुनिश्चित करता है। यूपीएस एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी पेश करता है। किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को कर्मचारी के पेंशन के 60% की दर से पेंशन भी मिलेगी। यह प्रावधान मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए यूपीएस ने 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भी स्थापित की है। यह लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध होगा जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी प्राप्त होगा। यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों और 1/10 के भाग के रूप में प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए गणना की जाएगी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। हालांकि इसका लाभ उन लोगों को पूर्ण व्यापी रूप से मिलेगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो गए, साथ ही उन्हें बकाया राशि भी दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना की घोषणा की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, जो भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ रुपए है। यह धनराशि 10,000 रुपए की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी, जिसे राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000 रुपए की 2 किस्तों में विभाजित किया जाएगा। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल रघुवर दास है। भाषा यहाँ की उड़िया है। प्रमुख नृत्य यहाँ पे उड़ीसी और घूमर है। यहाँ का मुख्य व्यंजन दालमा, पखला, भाटा और रसगुल्ला जैसे व्यंजनों के लिए जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्यतः कृषि प्रधान है, जिसमें खनन और पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है।
पर्यटन क्षेत्रों की बात किया तो कोणार्क सूर्य मंदिर है, पुरी जगन्नाथ मंदिर है, चिल्का झील है। मानसून के मौसम में भारी वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून यहाँ की जलवायु है। पारंपरिक कला, नृत्य, रथ यात्रा और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों से समृद्ध यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने 24 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो शिखर धवन ने। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के शानदार सफेद गेंद के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 38 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत का प्रतिनिधित्व करने से दूर रहते हुए धवन ने लीग क्रिकेट, विशेष रूप से इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेना जारी रखने के इरादे का संकेत दिया है। धवन ने भारत के लिए आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। उनका शानदार करियर इस प्रकार है: भारत के लिए 269 मैच खेले, 10,867 रन बनाए, 24 शतक और 44 अर्धशतक हैं। 25 अगस्त 2024 को किस राज्य के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने हाल ही में मौजूदा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिया और उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने देश भर के लखपति दीदियों से बात की। श्री मोदी ने 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया, जिससे 4.3 लाख सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए, जिससे 2.35 लाख SHG के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका और सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। किस देश ने दुनिया का पहला मोबाइल द्वारा लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? तो भारत ने। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष प्रयास को बढ़ावा देते हुए भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का 24 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। रूमी 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट के प्रक्षेपण का भी प्रतीक है। रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। रूमी 1 की सफलता से देश में रॉकेट प्रक्षेपण की दक्षता में सुधार होने और रॉकेट प्रक्षेपण की परिचालन लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे कारण देश में अंतरिक्ष अन्वेषण अधिक सुलभ हो जाएगा। रूमी 1 रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर जैसे एक विशेष रूप से प्रक्षेपित किया गया था और क्योंकि इस रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे पुनः प्रयोज रॉकेट कहा जाता है। रूमी 1 पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित एक तटीय गांव थिरुवंडई में से एक मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया था। इस रॉकेट ने लगभग 35 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी है और यह कई प्रयोग करने के बाद कुछ ही क्षणों के भीतर पृथ्वी पर वापस लौट आया है। एक हाइब्रिड रॉकेट इंजन यह है और एक हाइब्रिड रॉकेट इंजन ठोस ईंधन और तरल ईंधन दोनों इंजनों की विशेषताओं को इस्तेमाल करता है। रूमी 1 रॉकेट एक जेनेरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत चलित पैराशूट डिप्लॉयर से सुसज्जित है, जो 100% आतिशबाजी मुक्त और 0% TNT है। स्पेस जोन इंडिया एक निजी एरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई है। अध्यक्ष इसके के मेघालिंगम है। शिक्षा मंत्रालय ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसके साथ मिलकर लॉन्च की है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के साथ। ई पत्रिका राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 अगस्त 2024 को ई पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया है। ई पत्रिका को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया है, जिसे 23 अगस्त को पूरे देश में मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। ई पत्रिका को नई दिल्ली में एक समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया था। इस समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी वर्चुअली शामिल हुए। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में शामिल है। किस विभाग ने फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है? तो डाक विभाग ने। दोस्तों, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान व छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। उत्तर गुजरात क्षेत्र अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने
योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य छोटी उम्र से ही बच्चों में डाक टिकट संग्रह का शौक पैदा करना है। फिलेटली का तात्पर्य डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन से है। एक शौक के रूप में फिलेटली में डाक टिकटों की इकट्ठा करना, प्राप्त करना, व्यवस्थित करना, सूचीबद्ध करना, भंडारण करना, प्रदर्शित करना, उन्हें संबंधित उत्पादों को विषयगत क्षेत्रों में बनाए रखना शामिल है। दीनदयाल इस पर शौक के रूप में टिकटों की योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना, एक अखिल भारतीय योजना जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुली है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र है। देखिए, केंद्र सरकार के 24 घंटे के घोषणा के बाद ही महाराष्ट्र ने इसको लागू करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र में भी मंत्रिमंडल की बैठक में इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। शिंदे सरकार इस फैसले के साथ ही अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2024 को राज्य की राजधानी लखनऊ में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार को मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। योगी सरकार ने महत्वाकांक्षी एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना शुरू की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में राज्य के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय है और राज्य सरकार अब सभी 75 जिलों में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। इंस्टेंट मैसेजिंग और कम्युनिटी ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस के बाहर बॉकेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। टेलीग्राम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2013 में। देखिए दोस्तों, पावेल डुरोव जो है वो रूस के निवासी है, लेकिन बाद में उन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली। टेलीग्राम 14 अगस्त 2013 को iOS और 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया गया था। इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल ने दिया था। कंपनी का मौजूदा रेवेन्यू लगभग 600 करोड़ रुपए का है। क्रिमिनल कंटेंट रोकने में नाकाम होने का आरोप कभी आतंकवादियों की पहली पसंद था, इसी के कारण इन पर कार्यवाही की गई है। तो दोस्तों, यह रहा 26 और 27 अगस्त 2025 और 26 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारे चैनल से जरूर जुड़े। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।